अब मैं गुज़ारिश करूँगी श्री योगेंद्र यादव जी से, जो कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं और नंबरों से काफ़ी समय तक जुड़े हैं। ये पहले पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर भी रह चुके हैं और आजकल इनको किसान आंदोलन के साथ जोड़कर देखा जाता है। मैं इनके बारे में कहूँगी कि शायद जितने बेबाक हैं ये और जितने स्पष्टीकरण से ये लोगों के दिल की बात रखते हैं, शायद ही वो खूबसूरती किसी में होगी। शब्दों में और इतनी सिंप्लिसिटी के साथ इन्होंने आज तक लोगों को जो बात समझाई है, शायद डिबेट के अंदर आप देखते होंगे लोग अपना टेम्पर लूज़ करते हैं, पर योगेंद्र शर्मा जी के साथ अगर कोई डिबेट करता है, तो शायद ही बहुत रेयर होगा कि आप किसी को देखेंगे चिल्लाते हुए। ये उनका टेम्परामेंट है। वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने नोटा के टाइम पर बोला था कि नो टिल अल्टरनेटिव, और यही नारे के साथ वो लोगों के साथ जुड़े और ज़मीनी ढंग पर किसानों के साथ काम किया और स्वराज इंडिया को लॉन्च किया। मैं उनकी व्यूज़ इस किताब के बारे में जानना चाहूँगी। शुक्रिया निधि जी। शुक्रिया आपके उदारता के लिए। वैसे ये सब मेरे पूर्व जन्म की बातें हैं। ये सब मैं नहीं करता आजकल, तो सिर्फ सड़क पे जूते घिसता हूँ, सचिन जी की तरह। लेकिन मेरे को नेता के रूप में गिना नहीं जाता, क्योंकि जाहिर है ऐसे कुछ काम नहीं कर पाया हूँ जिससे कि, तो मेरे पूर्व जन्म के बारे में मेरी गिनती होती है, आजकल जो करता हूँ उसके बारे में नहीं। अगर जयपाल जी होते तो इसके बारे में भी एक अच्छा सा कुछ एक कोटेबल कोट सा बना देते कि ये बेचारा योगेंद्र भी देखो ना ऐसा है, वो हर बात पे। तो मैं अपनी बात को 3 टुकड़ों में कहूँगा, कुछ जयपाल जी के बारे में, कुछ इस किताब के बारे में, और कुछ उस बड़े सवाल के बारे में जो राजनीति और विचार का संगम हमें कहने के लिए आमंत्रित करता है। जयपाल जी को मिलने के बाद कोई उन्हें कैसे भूल सकता था? पता नहीं क्यों मैं उनका स्नेह पात्र था। वैसे मुझे लगता है ऐसे सैकड़ों लोग दिल्ली में होंगे जिन्हें लगता होगा कि जयपाल जी का बहुत विशेष स्नेह मेरे प्रति है। मुझे भी ऐसा ही लगता था। और उनकी विट का तो कोई जवाब नहीं था। 1-2 के तो नमूने उन्होंने किताब में भी दिए हैं। जैसा उन्होंने एल के अडवाणी जी के बारे में संसद में कहा था कि आप मिडिवल बातों को मॉडर्न भाषा में रखते हैं, बड़े कमाल के आदमी हैं। इस तरह की बातें वो कहते थे। कई और विटी चीज़ों के उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। एक का मैं उदाहरण दे दूँ जो उन्होंने मुझे कही थी, थोड़ी-सी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन जयपाल जी कंट्रोवर्सी वगैरह से डरते नहीं थे, बहुत मज़ेदार बात कहते थे। एक दिन उनसे गांधी परिवार के बारे में बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि देखो, डोंट मिसअंडरस्टैंड, they are people with genuine liberal convictions but with feudal temperament. मुझे लगा कि इससे ज्यादा शार्प बात, इससे ज्यादा वो बात जो कि बहुत थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कैप्चर कर देती है, बहुत कम लोगों ने कही थी। मंत्री भी थे, खुले मिजाज से बात करते थे। उनका पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जिसका निधि जी ने जिक्र किया, वो चली गई थी। तो मैं उनसे मजाक कर रहा था कि साहब ये मिनिस्ट्री वगैरह तो आप जैसे लोगों के लिए बनी नहीं है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, ये तो गीली मिनिस्ट्री है, गीली मिनिस्ट्री में सूखे आदमी का क्या काम। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए, ऐसे मंत्रालय रखने के लिए आपको RH पॉजिटिव होना पड़ता है। अब RH पॉजिटिव का मतलब क्या है, यहाँ बैठे हुए कई लोग समझ जाएंगे। फिर उन्होंने मुझे समझाया भी कि RH पॉजिटिव होने का क्या मतलब होता है। ऐसे थे जयपाल जी, खुले मिजाज, खुले जुबान, असंयमित नहीं थी जबान, खुली थी। विटी भी थे, अंग्रेजी में भी, जरूर तेलुगु में भी रहे होंगे, जो मेरा सौभाग्य नहीं था समझ पाने का। बहुत विटी, बहुत सोचने वाले, और सार्वजनिक जीवन में एक अलग किस्म के काम की मिसाल स्थापित करने वाले थे जयपाल रेड्डी जी। आज किताब को लॉन्च करने का मौका तो है ही, लेकिन मेरे लिए मौका उन्हें याद करने का भी है कि हमारे सार्वजनिक जीवन में ऐसे लोग कम होते हैं जो जब वो मंत्री नहीं थे तब भी उनका ऐसा ही फोन आता था, मंत्री बन गए तब भी उसी प्यार से बात करते थे। कहीं ये बात उनको लेश मात्र छू नहीं जाती थी कि आजकल मंत्री हैं। ये एहसास कि हाँ, ये कुर्सियां तो आनी जानी चीज हैं, उन्हें हमेशा रहता था। काश ये बात कुर्सी पे बैठने वाले बाकी लोगों पे भी लागू हो इस देश में, कि पता लगे कि कुर्सी तो भाई चली जाएगी, आप बचे रहोगे। जयपाल जी को इसका बड़ा गहरा एहसास था, और इस लिहाज से बहुत ही शानदार जिंदा दिल इंसान थे, और उनसे मिलना हर बार कुछ सीखने का विषय रहता था।
इस किताब के बारे में एक बात मैं शुरू में कहूं कि जयपाल रेड्डी जी से जब भी बात होती थी, वो हमेशा बातचीत को किसी सामान्य धरातल से 2 इंच ऊपर उठा देते थे। उनके फेवरेट ऑथर उन दिनों, पता नहीं बाद में भी होंगे, उन दिनों हुआ करते थे बर्ट्रैंड रसल। अब बर्ट्रैंड रसल मुझे पसंद थे, काफी पसंद थे, लेकिन बर्ट्रैंड रसल की फिलॉसफी को मैं फॉलो करूं ये मुझे कुछ ठीक नहीं लगता था। तो उनसे और जयपाल रेड्डी जी को आराम से आप टोक सकते थे, वो होंगे मंत्री, कुछ भी होंगे, आप उन्हें कह सकते थे आप तो गलत बात कह रहे हैं। और उन दिनों पता नहीं क्यों उन्हें पॉजिटिविज्म का बड़ा नशा था। तो पॉजिटिविज्म होना चाहिए, और पॉजिटिविज्म के बारे में जो मेरी टेक्निकल राय थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। तो मैं उनको बता दिया करता था कि साहब मेरी राय तो ये है। अब मैं उनसे कुछ 30-40 साल छोटा, और तब तो मैं राजनीति भी नहीं था, किसी एक रिसर्च सेंटर में काम करने वाला एक अदना सा प्रोफेसर। लेकिन उनसे बात करते वक्त कभी ये महसूस नहीं होता था, ये जो अंतर है ये कभी महसूस नहीं होता था। ये बात आज की राजनीति में बहुत कम लोगों पे लागू की जा सकती है। खैर, मैं किताब की बात कह रहा था। ये किताब, अ, पहले तो मैं रमेश जी को धन्यवाद करूं। मैंने जितना इस किताब को उलट पलट के देखा, चूंकि मूल में अंग्रेजी में पढ़ चुका था इसलिए हिंदी में पूरा तो नहीं पढ़ा मैंने, उलट पलट के देखा तो मुझे लगा कि हाँ, इसे अनुवाद करने का जो कठिन काम था, रमेश जी ने उसमें बहुत मेहनत की है। और जैसा आपने कहा कि इसे एक मूल के रूप में पढ़ा जा सकता है, वो बहुत खूबसूरती है। पहले ही पन्ने पे आप देखिए ना, एग्रेरियनिज्म को आपने कृषिवाद या ऐसे किसी अटपटे शब्द में नहीं पकड़ा है, आपने उसे ग्राम्यवाद कहा है। अब ये एक सुंदर ट्रांसलेशन है, क्योंकि कृषिवाद का कोई खास मतलब नहीं बनता एग्रेरियनिज्म को। हालांकि एग्रेरियनिज्म शब्द की अंग्रेजी में एक ध्वनि है जो हिंदी में कृषि की नहीं है। आपने प्रयास किया, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इसके लिए। इस किताब को 2 धरातल पे पढ़ा जा सकता है। एक तो जैसा कि दूसरे साथियों ने कहा, इस किताब को आप एक स्टूडेंट्स के लिए एक तरह का ओवरव्यू है ये। किताब मूलतः कहती है कि इंडस्ट्रियल एज आने के बाद, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति आने के बाद इस दुनिया में नए विचारों का सूत्रपात हुआ, और उनमें से 10 जो बड़े विचार हैं उनके बारे में वो आपको परिचय देती है। तो एक तरह से आप इसे परिचयात्मक पुस्तक के रूप में देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको चेताऊं इसमें कि ये टेक्स्ट बुक नहीं। और इस लिहाज से बर्ट्रैंड रसल वाला उदाहरण अच्छा है। बर्ट्रैंड रसल ने एक बहुत शानदार किताब लिखी थी हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी पे। बर्ट्रैंड रसल ने तमाम किस्म की किताबें लिखी थी, मैथमेटिक्स से लेके फिलोसफी वगैरह पर, लेकिन उनकी ये जो किताब है बहुत प्रसिद्ध है दुनिया में, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। वो आपको पहली नजर में टेक्स्ट बुक लगेगी, लेकिन दरअसल टेक्स्ट बुक है नहीं। वो आपको परिचय देती है विचारधाराओं का, दर्शनों का, दार्शनिकों का, एक खास युगों का परिचय देती है। लेकिन परिचय इस तरह से देती है कि वो आपका विचार बनाते हुए चलती है। मैं समझता हूं जयपाल रेड्डी जी की किताब भी उसी तरह की है। ये केवल एक टेक्स्ट बुक नहीं है, केवल परिचय के लिए परिचय देती हुई किताब नहीं है। ये कहीं आपका विचार बनाती है, आपको सोचना सिखाती है। ये बात इस किताब में बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी विचारों को वो उसके जो बिल्कुल कोर हैं उसमें आपको ले जाती है, और उस कोर विचारों की आज के संदर्भ में क्या प्रासंगिकता है इस सवाल पे भी जयपाल रेड्डी सोचते हैं, विचारते हैं, आपको आगे लेके चलते हैं। और ये जो तरीका है कि परिचय के साथ साथ नए विचारों को गढ़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण तरीका है जिसके लिए वो उन्हें और अनुवादक दोनों को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग आज की दुनिया को समझना चाहते हैं उन तमाम लोगों के लिए बहुत उपयोगी पुस्तक होगी। मैं यहाँ जरूर दर्ज कर दूं, अगर जयपाल रेड्डी जी स्वयं बैठे होते तो मैं ज्यादा जोर से दर्ज करता कि इस पुस्तक की जो बुनियादी स्थापना है उससे मैं बिल्कुल असहमत हूँ। और जयपाल रेड्डी जी होते तो इस पे अच्छे से ठाका लगाते और कहते कि तुम्हें घर बुलाऊंगा, कॉफी पिलाऊंगा और तब तुमसे बात करूंगा। तो मैं जो बुनियादी स्थापना है उससे असहमत होते हुए, असहमत क्यों, मैं एक पंक्ति में कह दूं कि पूरी दुनिया को एक फलक में देखना और ये मानना कि मानो ये सारे विचार पूरी दुनिया को उपलब्ध है, पश्चिम के विचार, ये अवधारणा
पर शायद पुनर्विचार की जरूरत है। मैं समझता हूँ पश्चिम के विचारों की परंपरा की जो देन है, वो दुनिया के 2 हिस्सों में बहुत अलग-अलग किस्म का स्वरूप लेती है। और ये मानना कि पश्चिम के ये विचार, ये रेनेसां, ये रिफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में एक जैसा असर डालते हैं या एक तरह से उपलब्ध है, मैं इससे सहमत नहीं हो पाता हूँ। खैर, जैसे मैंने कहा, ये बहस ज़्यादा मज़ा तब आता अगर जयपाल जी यहाँ बैठे होते और फिर उनके साथ बहस होती। एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा, और वो ये, जैसे मैं ये ज़रूर कह दूँ कि सहमति-असहमति से इस पुस्तक की उपयोगिता पे कोई असर नहीं पड़ता, चूँकि इस पुस्तक का जो एक मूल उद्देश्य है कि आपको उस यात्रा के बारे में बताए विचारों की, वो बहुत आज भी सामयिक है, रहती है, रहेगी। जो आखिरी बात मैं कहना चाह रहा था, वो जयपाल रेड्डी जी के बहाने राजनीति और विचार के संगम की बात। आज राजनीति विचार शून्य हो गई है। आज कोई नेता अगर लिखने पढ़ने का काम करे, जैसा मैं कई बार कर लेता हूँ, तो लोग कहते हैं बेचारा लिखता पढ़ता है, यानी कि और कोई काम तो होगा नहीं। नेता बन नहीं पाए इसलिए आप लिखते पढ़ते रहते हैं। जो सच्चे नेता होते हैं उसको लिखने पढ़ने का कहाँ समय होता है। ये आजकल एक थोड़ी बात कही जाती है, जब मेरे जैसा व्यक्ति कहीं चला जाए, लोग कहते हैं प्रोफेसर साहब बड़े समझदार आदमी हैं, देखिए ना इतना अच्छा बोलते हैं, जिसका मतलब है कि इसकी राजनीति को गंभीरता से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोफेसर था, है और रहेगा। ये बात दरअसल हमारी अपनी वैचारिक परंपरा के खिलाफ है। यदि आप हमारे आज़ादी के आंदोलन में देखें, तो हमारी आज़ादी के आंदोलन के लगभग हर कोई बड़ा नेता जो था, वो लिखते थे, वो पढ़ते थे। वो अक्सर अंग्रेजी में पढ़ते थे और वो अक्सर अपनी भाषा में लिखते थे। ये जो आधुनिक भारतीय चिंतन की परंपरा है, उस परंपरा को छोड़ देने से हमारी राजनीति विचार शून्य हो गई है। हमारी राजनैतिक सोच की परंपरा एक बिल्कुल सूखी नदी जैसी बन गई है, और उस सूखी नदी में फिर आज उस तरह के तमाम ज़हर और दानव पैदा हो रहे हैं, क्योंकि नदी में पानी तो कुछ बचा नहीं है। तो उस सूखेपन से जो दानव पैदा हो रहे हैं, वो हम आज देश में देख रहे हैं। और इस लिहाज से उस आधुनिक भारत की चिंतन परंपरा के अंतिम मनीषियों में से जयपाल रेड्डी जी थे। वो परंपरा जिसने राजनीति और विचार को हमेशा जोड़ के देखा। राजनीति विचार से पुष्ट होती थी और विचार राजनीति के अनुभव से पुष्ट होते थे। ये परंपरा अगर हमें जीवंत पुनः रखनी है, और मैं समझता हूँ कि इस देश की राजनीति को बचाने का यही एक तरीका है, तो उसमें जयपाल रेड्डी जी जैसे लोग हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत होंगे। एक बार फिर उन्हें नमन और श्रद्धांजलि। नमस्कार। थैंक यू योगेंद्र जी।